तो हिमाचल में इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोर शोर से देखी जा रही हैं और ऐसे में सभी जो उम्मीदवार हैं जी या होने वाले जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि पार्टियों की ओर से भी उम्मीदवार घोषित किए जाने हैं, सभी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, अपने अपने लिए वोट जो है वो जनता से मांग रही है। लेकिन बात आज हम करने वाले हैं द्रंग विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जहाँ से कांग्रेस की तरफ से दरअसल कौल सिंह ठाकुर जी वहाँ पर हैं और इस बार उम्मीदवार भी वो कांग्रेस की ओर से रहने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए वो कांग्रेस के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं द्रंग विधानसभा क्षेत्र से। खुद कौल सिंह जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप। क्या तैयारी इस बार चुनाव को लेकर? हाँ, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और हमने जनता की नब्ज टटोली है और जनता ने हिमाचल प्रदेश में, मैंने भी हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है। 8 बार मैं विधायक रहा हूँ द्रंग चुनाव क्षेत्र से, 4 बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली और 1 बार खुद मंत्री पद छोड़ करके विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हूँ और श्रीमती सोनिया गांधी की कृपा से 2 बार मुझे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तो मैं हिमाचल के लोगों की नब्ज को जानता हूँ। हिमाचल के लोग बहुत प्रबुद्ध मतदाता है और वो जानते हैं कि सरकार ने क्या काम किया है। जहाँ तक वह आने वाले चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में आज तक हमेशा ही 5 साल के बाद लोग सरकार बदलते हैं और अब की बार भी जयराम सरकार को बदलने का लोगों ने मन बनाया है। वो इसलिए नहीं क्योंकि जयराम मंडी के चीफ मिनिस्टर हैं, ये उनके हक में जाती है बात, लेकिन वो मंडी जिला के मुख्यमंत्री ना होकर के सिर्फ स्वराज के अपने चुनाव क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन करके रह गए हैं। आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, नौजवानी सरकार के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 1.5 लाख पद जो है, सृजित पद जो है वो खाली पड़े हैं, जयराम सरकार ने पद नहीं भरे। आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, ये मुद्दे तो आप बता रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि कह रहे हैं कि जनता की नब्ज आपने टटोली है और हर 5 साल में सरकार बदलती यहाँ पर है, लेकिन द्रंग विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं देखा गया शुरुआत से, क्योंकि आप लगातार 8 बार आप कम से कम वहाँ से विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में क्या गड़बड़ हुई फिर? पिछले चुनाव में गड़बड़ ये हुई, पिछले चुनाव में लोगों ने चुना था, लेकिन पिछले चुनाव में हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, जो मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष 10 साल कांग्रेस का अध्यक्ष बना के रखा, फिर जब पार्टी का अध्यक्ष प्रदेश का बना तो श्री पूर्णचंद जी को मैंने जिले का अध्यक्ष बनाया, 2 बार बनाया और वो उसको जो है हमारे ही कुछ लोगों ने, अब मैं नाम क्या लूँ, उनको मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। आप ही की पार्टी के कुछ लोग? हमारी की पार्टी के कुछ लोगों ने उसको खड़े कर दिया और नेचुरली कांग्रेस के वोट बंटे, उनकी तो जमानत जब्त हो गई, लेकिन मुझे हराने में उनका बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आपने अपनी पार्टी के लिए जिक्र कर दिया कि पिछली बार आपके खिलाफ जो काम हुआ, इस बार कैसे उसको आप रोकेंगे? क्योंकि ये जो गुटबाजी है कांग्रेस में, ये एक बीमारी कांग्रेस में बन गई है। अब ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। अब कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी जो है सबक सीख लिया है पिछली हार से। अब सब मिल करके जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में हराएंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। बेशक गुटबाजी ना हो, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता, बड़े बड़े नेता जो पार्टी बदल रहे, बीजेपी ज्वाइन करे, कार्यकारी अध्यक्ष हाल में बनाए गए, 2 कार्यकारी अध्यक्ष आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हाँ, ये ठीक है, हमारे 2 विधायक गए हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड अगर देखें आप, वो भारतीय जनता पार्टी से ही कांग्रेस में आए थे। नालागढ़ का विधायक था श्री लखविंदर राणा, उनको बाई इलेक्शन में मैंने टिकट दिया, वो भाजपा में था, मैंने टिकट दिया, जिताया और दूसरी बार विधायक बना था। अब उनको डर हो गया शायद मुझे टिकट दे कांग्रेस पार्टी ना दें और वो भाजपा में चले गया। अभी अभी सुनिश्चित नहीं है भाजपा टिकट देगी या नहीं देगी। पवन काजल जो कांगड़ा के विधायक रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड ही आरएसएस की है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, फिर कांग्रेस पार्टी का एसोसिएट मेंबर बना और कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार टिकट दिया 2017 में और एमएलए बन गए। लेकिन अब फिर उनको भी शक हुआ कि शायद कांग्रेस पार्टी आएगी या टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, जिस पर उनको भरोसा था श्री वीरभद्र सिंह जी, वो स्वर्गवास हो गए उनका,
तो इसलिए उनको अपने अस्वस्थ नहीं थे और उसने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में मजबूत है। हिमाचल प्रदेश के लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का अगर विकास हुआ है, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में रहा है, हिमाचल प्रदेश बड़ा हिमाचल बना 1966 में, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा श्रीमती सोनिया गांधी ने 1971 में दिया। तो ये सब बातें लोगों के ध्यान में है और लोग जो है निश्चित तौर पे अपने लोगों ने मन बनाया कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाए। आपने क्योंकि कहा कि अभी बेशक वो बीजेपी में चले गए, लेकिन भरोसा नहीं है कि उन्हें वहां से भी टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन ये ना भरोसा होते हुए भी उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची और कांग्रेस में इतना बड़ा पद कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें दिया गया, लेकिन फिर भी वो पद छोड़ कर गए। हाँ, अब ये तो उनसे पूछ सकते हैं क्यों गया, क्यों पद छोड़ा उन्होंने। एक हमारे जरूर कांग्रेस पार्टी के जो आर.एस. महाजन जी थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनका क्या कारण है वो खुद बताएंगे। लेकिन उन्होंने भी चुनाव की राजनीति से अपने आप को लग किया। 3 बार उनको चंबा से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, 3 बार वो विधायक बने, आखिर में फिर वो मंत्री भी उनको बनाया। मंत्री रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, नहीं लड़े चुनाव। अब वो पता नहीं किन कारणों से जो है कोई दोस्ती है उनकी किसी के साथ, तो भाजपा में चले गए। इसका कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास बहुत कदावर नेता हैं, हर जिले में अच्छे नेता हैं जो पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। और निश्चित तौर पे जो अब सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जैसे मैंने कहा, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जो आम जनता को परेशान कर रहा है, गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, मध्य वर्ग लोग को खराब कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो महंगाई रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा है। आज 12-13 लाख लोग जो है बेरोजगार बैठे हैं। रोजगार का इन्होंने, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। एक बड़ा एंटरप्रेन्योर मीट इन्होंने कराया कि भाई हम बड़ा भारी 98,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री लाएंगे। और जयराम जी पूरे दल बल के साथ विदेशों का दौरा किया, धर्मशाला में एंटरप्रेन्योर मीट की और बड़े धाम कहा कि 98,000 करोड़ की इंडस्ट्री आएगी। आज अगर धरातल में देखें, मैंने भी पता किया विभाग से, 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में सिर्फ आए हैं, बाकी वो सारे हवा बह गए। तो इस तरीके से ये जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, सरकार ने कोई विकास नहीं कराया है। देखो जी, मैंने कहा कि बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं कोरोना में 5 रुपये का मास्क जो उन्होंने 16 रुपये में खरीदा। कोरोना वक्त में सैनिटाइजर की 50 रुपये की बोतल 150 रुपये में खरीदी। और बड़े उपकरण जो है बड़े महंगे रेट पे खरीदे। ये तो डिमांड एंड सप्लाई वाली नीति है ना, कि अगर डिमांड बढ़ी तो रेट बढ़ गए। डिमांड सप्लाई वाली कोई नीति नहीं थी। जिस वक्त उन्होंने 16 रुपये में खरीदा, मैंने भी चंडीगढ़ से 5 रुपये का लाया, मैं 3-4 पैकेट लाया 5 रुपये में। और 3 उसका थे, वो 3 लेयर वाले थे। तो इन्होंने 3 लेयर के 16 रुपये में खरीदे। ठीक है, सैनिटाइजर बोतल हमने भी खरीदी, 50 रुपये की बोतल 150 में खरीद रहे हैं। और इन्होंने फिर हमने जब मामला उठाया, मैंने सबसे पहले मामला उठाया, तो इन्होंने डायरेक्टर को गिरफ्तार कर दिया, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को। 7 दिन वो अंदर रहा बेचारा, पुलिस की हिरासत में रहा। और फिर उसमें बदले में क्या हुआ, बिंदल जी को जो है अपने बीजेपी का अध्यक्ष था, उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, हमने प्रश्न पूछा क्यों दिया इस्तीफा, क्यों इससे इस्तीफा लिया, इसके पास कोई जवाब नहीं था। और जो हमारे उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री थे परमार साहब, उनको मंत्री पद लिया और उसको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। तो इस तरीके से, और आज वो फाइल जो है उन्होंने दबा दी है, कोई केस उस पर नहीं हुआ है। तो इस तरह से आज पाइप का घोटाला है। जल शक्ति विभाग में जो है करोड़ों रुपए का घोटाला है। घटिया पाइप खरीदे गए, जिसकी जरूरत नहीं थी पाइप लिए गए। 2007 में हमने हिमाचल के हर गांव में पीने का पानी नल द्वारा दिया गया। अब कहते हैं हम 16 लाख नल लगाए। अब हम कहते हैं कहाँ, ये कागजों में नल लगे हैं और पाइप ऐसे खरीदे हैं, अगर प्रेशर जहाँ है पाइप फट रहे हैं। तो घटिया पाइप खरीदे। हमने कहा इसकी CBI जांच करो, पता करो क्या जरूरत थी या नहीं थी। घटिया पाइप लिए, गोविंदगढ़ से लिए, कहाँ से लिए। तो ये सारे भ्रष्टाचार के पैसे की बर्बादी हुई है, आप कह रहे हैं। अच्छा, इस समय क्योंकि इलेक्शन का समय, बयानबाजी का दौर वो बड़ा देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर आप बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन परिवारवाद को लेकर भी एक बयानबाजी का दौर है जो इस समय चल रहा है। ऐसा है
मंडी के मुख्यमंत्री बने, मैंने सबसे पहले स्वागत किया, प्रिंट मीडिया में भी और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। और मैंने कहा कि ये सारे मंडी जिले को एक नज़र से देखेंगे। लोग कहते हैं मंडी का चीफ मिनिस्टर है, हम कहते हैं मंडी का नहीं चीफ मिनिस्टर, सिर्फ सराज का चीफ मिनिस्टर है। एक चुनाव क्षेत्र तक हमारा मुख्यमंत्री सीमित करके रह गया है, और एक नंबर 2 का मंत्री जो चल सकते मंत्री है, सबसे भ्रष्ट मंत्री है, वो अपने चुनाव क्षेत्र धर्मपुर तक रह गया। तो मंडी जिले में सिर्फ 8 चुनाव क्षेत्रों में विकास हो रहा है, 2 चुनाव क्षेत्रों में विकास हो रहा है, सराज और धर्मपुर, और 8 चुनाव क्षेत्र पूरी तरह उन्होंने नज़रअंदाज किए हैं। जो कांग्रेस के वक्त की स्कीमें चली थी, सिर्फ उनके उद्घाटन कर रहे हैं। मैं जयराम को चुनौती देता हूँ, बताओ आपने कोई द्रंग कॉन्स्टिट्यूंसी में, सदर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका आपने शिलान्यास किया और जिसका आपने उद्घाटन किया, एक भी बता दें। अगर आप कह रहे हैं कांग्रेस के समय के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन करें, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट्स कम से कम कंप्लीट किए हैं। नहीं, वो तो उद्घाटन करना, उसको प्रोटोकॉल है, वो चीफ मिनिस्टर है, उद्घाटन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये बताएं कि कौन सा शिलान्यास उन्होंने नई स्कीम का किया और जिसका उन्होंने उद्घाटन किया हो। उद्घाटन और अधूरे कामों का उद्घाटन कर रहे हैं, इसका मतलब है इनको पूरा विश्वास नहीं है कि अगली बार हमारी सरकार आए या नहीं आए। मैं आपको बता सकता हूँ, आज 3-4 मेरे चुनाव क्षेत्र में उद्घाटन किए, 18 करोड़ मैंने लाया था मिनी सेक्रेटरीट पद्धर में। आज अभी तक वो हैंड ओवर नहीं हुआ है, PWD हैंड ओवर नहीं किया है, ना कोई दफ्तर उसमें सजा है, उसका उद्घाटन करके। एक हमारे नगवाई में स्वास्थ्य केंद्र, अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, 8 करोड़ मैंने उसको दिया जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने शिलान्यास किया, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका भी उद्घाटन कर दिया। कटौड़ा में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसका उद्घाटन कर दिया। यानी अधूरे कामों का उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं कि इनको पता है कि अगली बार हमारी सरकार आने वाली नहीं है, ना रिवाज बदलेगा, ताज जरूर बदलेगा। अनिल शर्मा के साथ भी कुछ जुगलबंदी चल रही है बयानबाजियों की। नहीं, आनंद शर्मा के साथ क्या जुगलबाजी करनी। अनिल शर्मा को, चलो अनिल शर्मा का ये था कि वो कांग्रेस में उन्होंने आना था, हैं जी, और उन्होंने कहा था कि भाई मैं कांग्रेस में आऊँगा। वो दिल्ली गए, अखबारों में प्रेस कहे कि मैं सोनिया गांधी को मिला, राहुल गांधी को मिला, JP नड्डा को मिला, अमित शाह को मिला, यानी दोनों पार्टियों के नेताओं से मिला। और जो हमारे प्रभारी है, उन्होंने कहा कि ये नवरात्रों में कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे। तो कांग्रेस में ज्वाइन तो उन्होंने किया नहीं, 26 तारीख को ज्वाइन करना था, कहते 27 तारीख को टिकट दे देंगे। लेकिन वो 24 तारीख को ही, जब मोदी ने मंडी में आना था, कहते 1 लाख नौजवान 40 साल से नीचे वही मीटिंग में आएंगे। लेकिन बड़े मुश्किल से 20-22 हज़ार लोग इकट्ठे हुए, और उसमें भी अधेड़ लोग, 40 साल से ज़्यादा लोग थे और 40 साल से कम लोग थे। ये तो मौसम की खराबी का बहाना था और मोदी जी नहीं आए। लेकिन मतलब ये जो जयपुर जयराम सरकार है, एक तो पता है मैं कि अनुभवी मुख्यमंत्री है, सिर्फ 2 साल मंत्री रहा था, सिर्फ मंत्री का तजर्बा नहीं था। जब मौका मिलेगा तभी तो अनुभव भी आएगा। लेकिन अनिल शर्मा के लिए आप कह रहे हैं धोखा दिया है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, एक तरह से जो आप कह रहे हैं। आशीष शर्मा को भी चुनौती दे रहे हैं आप। मैं तो क्यों, वो तो बेटा है, बच्चा है हमारा। नहीं, उन्हें कह रहे हैं ना आप ढंग से लड़कर दिखाए। नहीं, तो उसने ढंग से अप्लाई किया था ना कांग्रेस के टिकट के लिए। तो मैंने कहा अब तो बीजेपी में चले गए हैं, कांग्रेस में टिकट उसको मिलना नहीं था, कांग्रेस का टिकट तो मुझे मिलना था। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो अपने बीजेपी में जिस पार्टी में गए उसका टिकट लेकर गए, आजमाइश कर लें, यही मैंने कहा। बाकी धोखा देने की तो बात हम करते नहीं। धोखा ये है, पिछली बार अनिल शर्मा कांग्रेस का मंत्री रहा, और जब विधानसभा के चुनाव 2017 में हो गए तो अनिल शर्मा पासा बदल करके, अनिल शर्मा, स्वर्गीय श्री सुखराम जी, आशय शर्मा जी, पूरा परिवार बीजेपी में चला गया, बीजेपी से लड़े। और फिर अभी तो दादा तो वही है, अभी दादा तो अब स्वर्ग में है। आप कह रहे हैं कि दादा को धोखा दिया है। नहीं, दादा को मैंने कभी नहीं कहा दादा को धोखा दिया। मैंने ये कहा इनके घर में ही खटपट चली अपने पिताजी के साथ। उसकी जो बहू है, नील शर्मा की बहू, उसने नील शर्मा को कहा कि जो है मेरे से दहेज मांग रहे थे। अनिल शर्मा को क्या जरूरत है दहेज मांगने की। अनिल शर्मा ने नोटिस दे दिया कि 22 लाख रुपया मेरा जो होटल में आपने सोन खोला है उसका 22 लाख रुपया जमा कराओ। तो ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इस बार द्रंग से चुनाव लड़ने की तैयारी है पूरी? बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे।
हर बार आप कहते हैं मेरा आखिरी चुनाव होगा, फिर आप चुनाव में खड़े होते हैं। ऐसा है, पिछली बार मैंने कहा था मैं चुनाव होगा अगर मैं जीतूंगा तो। जब हारने के बाद एक बहुत बड़ी जनसभा हुई, मैंने कहा बताओ भाई अपना मेरा उत्तराधारी चुनो। लोगों ने सर्वसम्मति से कहा कि नहीं आप लड़ेंगे और हार करके नहीं छोड़ना, आप जीत करके छोड़ सकते हैं, हार करके हम आपको देने दें। तो ये कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, उसमें उन्होंने कहा है। इसलिए जो है जिन लोगों ने मुझे 9-8 बार जिताया है उन लोगों ने कहा कि नहीं एक बार आप जरूर लड़ेंगे। जब तक आप जीतेंगे नहीं अब इस सीट से तब तक चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ूंगा मैं, जीतेंगे भी। अब एक बार ही जीत जाएंगे फिर चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। मेरा चुनाव लड़ना ना लड़ना द्रंग चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं पर है और पार्टी हाईकमांड पर है। द्रंग के लिए अगर आप जीतते हैं क्या क्या काम होंगे जो आप कराना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो खैर मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक, लेकिन अगर आप वहाँ से फिर से विधायक बनते हैं तो क्या काम कराएंगे? ऐसा है, जितने मैंने द्रंग चुनाव क्षेत्र में विकास किया है, एक आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाने की तरफ अग्रसर है। दुर्भाग्य से पिछले 5 सालों में द्रंग चुनाव क्षेत्र में विकास के काम सारे ठप पड़े हैं। जो मैंने सड़कें बनाई थी, एम्बुलेंस रोड बनाए थे, उसके जो बरसात के मलबे पड़े हुए हैं वो इस सरकार से नहीं उठाए जा रहे हैं। जब एक्शन को कहते हैं भाई क्यों नहीं भेजते, जेसीबी भेजो और मलबे उठाओ, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। विधायकों को सुनते हैं, विधायक भी जाते जाते अधूरे कामों के उद्घाटन कर रहे हैं, छोटे छोटे करके एक कमरे के उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा एक ही निश्चय है कि अब जब मैं जीतूंगा, सरकार बनेगी, तो हम जो है जितने भी नदी नालों का पानी जो है लोगों के खेतों तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी आर्थिकी मजबूत हो। मोदी ने तो किसानों की आमदनी दुगनी नहीं की, लेकिन हम लोगों को प्रेरित करें कि कुछ सब्जियां लगाएं, जड़ी बूटियां लगाएं, जिससे उनकी आमदनी बढ़े। दूसरा, कुछ गांव छोटे छोटे घर बचे हुए हैं, उन घरों तक भी हम सड़क पहुंचाएंगे। तीसरा, कुछ उस जगह कॉलेज की मांग है, वहाँ भी कॉलेज, पहले मैंने 3 कॉलेज अपने चुनाव क्षेत्र में खोले हैं, 3 ITI मैंने चुनाव क्षेत्र में खोली है, और एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो मिला है IIT कमांड। अगर आप देखेंगे तो देखेंगे IIT कमांड जो है देश का 9वां, अर्जुन सिंह जी थे UPA सरकार में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनसे मैंने IIT है कि ठाकुर साहब एक तो 8 खुले हैं देश के अंदर, मैं कहीं 9वां मुझे दो। कहते 2,500 बीघे ज़मीन चाहिए, मैं कहते 3,000 दूंगा, और हमने 3,000 बीघे ज़मीन दी। और सबसे बड़ा IIT जो है वहाँ खुला है, तो उसके मुताबिक जो है हम जो है वहाँ IIT खोल रहे। ऐसे बड़े बड़े हम इंस्टीट्यूशन लाएंगे। ये कुछ पाइपलाइन में आपका कुछ डेवलपमेंट का प्लान चल रहा है जिस पर आप काम करेंगे अगर आप फिर से विधायक चुने जाते हैं। रिवाज बदलेगा, ताज बदलेगा? ना रिवाज बदलेगा, ताज जरूर बदलेगा। हिमाचल के लोगों ने फैसला कर रखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बढ़ती हुई महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और विकास के काम ठप पड़े हैं, उसके कारण जो है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लगाएंगे। क्योंकि लोगों का विचार है कि कांग्रेस विकास करती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को गुमराह करती है, कांग्रेस के विकास के कामों को अपने नाम पर लगा करके लोगों को गुमराह करती है। चलिए सर, उम्मीद यही करते हैं कि आपको फिर से द्रंग की जनता का साथ मिले और जो काम आप द्रंग के लिए कराना चाहते हैं वो काम आप करा पाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आप सुन रहे कौल सिंह ठाकुर जी को, जिन्होंने बात की हमारे साथ खबरें अभी तक के साथ, और कई मुद्दे हैं जो उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं, और साथ ही उनकी ओर से कहना है कि दरअसल इस बार ताज है जो बदला जाएगा हिमाचल में। आप देखते रहिए खबरें अब।